दोस्तों, कभी कभी जो चीज हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, वही चीज दूसरे लोगों के लिए जान से भी ज्यादा अजीज होती है। ऐसी एक चीज होती है फिटकरी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी फिटकरी के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब की औरतों को फिटकरी इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। सऊदी अरब की औरतें रात को सोने से पहले इस फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं, जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत है जो सऊदी अरब में खादिमा का काम करती है, यानी कि अरबी लोगों के घरों में काम करती है। उसका कहना है कि मुझे इस फिटकरी के इस्तेमाल का इल्म उस वक्त हुआ जब मैंने अरबी औरतों को फिटकरी लगाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इस औरत ने अपनी पूरी कहानी कुछ यूँ बताई। वो कहती है कि मेरा नाम रूबीना है, मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ में हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से काम कर रहा था और इस वक्त वो पाकिस्तान में सिर्फ शादी करने के लिए ही आया था। फिर मेरी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था, एक दिन मेरे शौहर ने मुझे अपना सामान बांधने को कह दिया, क्योंकि अब उसकी वापसी का वक्त आ गया था। अब उसे सऊदी अरब में वापस जाना था। यह सुनकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगी, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था कि मेरे शौहर ने वापस जाने की बात कह दी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं आपके बगैर यहाँ पर कैसे रहूंगी, तो इस पर वो कहने लगे कि क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, रोजी रोटी के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। फिर मुझे अपना सामान बांधने का कहकर वो बाजार में चले गए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे शौहर तकरीबन 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद कर ले आए और लाकर मुझसे कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में बांध दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं तो हैरान रह गई। इसलिए मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप इसका वहाँ पर क्या करेंगे। तो यह सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि मुझे नहीं पता, सऊदी औरतें इस फिटकरी का कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि वहाँ पर इस फिटकरी की अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी औरतें इस फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। तकरीबन वहाँ पर हर सऊदी औरत के घर में यह फिटकरी जरूर मौजूद होती है। इसलिए मैं जब भी छुट्टी काट कर वापस जाता हूँ तो मैं इस फिटकरी को जरूर लेकर जाता हूँ। मेरे शौहर की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर सऊदी अरब की औरतें इस फिटकरी का क्या करती हैं। खैर, फिर मैं उनका सामान बांधने लगी और उनके सामान में ये फिटकरी भी रख दी और इसके बाद मैं अपने शौहर से कहने लगी कि आप जितना जल्दी हो सके मुझे भी वहाँ पर अपने पास बुला लेना। उस वक्त मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर वो कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें जल्दी ही अपने पास में बुला लूंगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और फिर इस तरह से मेरे शौहर मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब में चले गए। इसके बाद फिर जब भी उनका फोन आता तो मैं फोन पर जारो कतार रोने लग जाती और कहती कि आप मुझे अपने पास में बुला लो। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे भी अपने पास सऊदी अरब में बुला रहे हैं। उनकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और फिर एक दिन उन्होंने मेरे सारे कागजात भी भेज दिए। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं जल्दी जल्दी सऊदी अरब में जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लाना है। तो यह सुनकर मेरे शौहर कहने लगे कि तुम जब भी आओ तो अपने साथ में 15 किलो फिटकरी ले आना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वो 10 किलो फिटकरी लेकर गए हैं और अभी 15 किलो और मंगा रहे हैं। आखिर ये सऊदी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं। खैर, फिर मैं 15 किलो फिटकरी साथ में लेकर सऊदी अरब में पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मैंने अपने शौहर को जैसे ही देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी, मगर मेरे शौहर ने मुझसे पहला सवाल यही किया कि क्या तुम फिटकरी लाई हो। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं सोचने लगी इन्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिटकरी की फिक्र है। फिर मैंने खामोशी से अपने बैग से फिटकरी निकाली और उन्हें दे दी। वो फिटकरी लेकर ना जाने किसको देने के लिए चले गए। फिर जब वो वापस आए तो उनके पास में बहुत सारे पैसे थे और वो वापस आकर मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ पेश भी आए। इसलिए मुझे इस फिटकरी के बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला कि वो इतनी सारी फिटकरी किसे देकर आए हैं। खैर, इसके बाद में हम दोनों साथ साथ रहने लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं अपने शौहर के साथ में रह रही हूँ। लेकिन फिर जैसे ही एक महीना गुजरा तो मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि अब और ज्यादा मैं तुझे यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, बेहतर यही होगा कि अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ। उनकी ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं रोती हुई कहने लगी कि आप यह कैसी बात कर रहे हो, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। तो इस पर वो कहने लगे कि तुम्हें पता है तेरे यहाँ पर आने से खर्चे कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरे पास में घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, मुझे अपनी माँ और भाई बहनों का खर्चा भी उठाना पड़ता है। यह सुनकर फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन आप मुझे वापस भेजने की बात मत करो। मेरी यह बात सुनकर मेरा शौहर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम यहाँ पर क्या काम कर सकती हो।
कुछ देर सोचने के बाद मैंने कह दिया कि चाहे मुझे किसी अरबी के घर में काम ही क्यों ना करना पड़े तो मैं कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मेरे शौहर को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पर कोई काम जरूर करूंगी। इसलिए फिर मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक पाकिस्तानी औरत से कहकर अरबी औरतों के घर में काम ढूंढ लिया। मेरी 1 महीने में वहाँ पर काफी ज्यादा जान पहचान हो गई थी, इसलिए मुझे एक साथ में 2 अरबी औरतों के घर में खाना पकाने का काम मिल गया था। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे सिर्फ खाना बनाने के अच्छे खासे रियाल मिलने लगे, जिससे मैं आसानी से अपने शौहर के साथ में यहाँ पर रह सकती थी। फिर रात को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी घरों में खाना बनाने का काम मिल गया है। यह सुनकर मेरा शौहर हैरान रह गया और कहने लगा कि मैं तुझे दूसरे के घरों में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं जारो कतार रोने लगी। यह देखकर मेरा शौहर पिघल गया, इसलिए फिर उन्होंने मुझे यह काम करने की इजाजत दे दी। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन मेरे शौहर दफ्तर जाते वक्त कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तो ही करना, वरना तुम वापस आ जाना। इस पर मैंने हाँ कर दी। फिर मेरे शौहर के जाते ही मैंने अपने घर का काम निपटाया और फिर जल्दी से उस पड़ोसन को लेकर अरबी औरतों के घर में पहुंच गई। वो घर क्या था, वो तो आलीशान महल था। मैं तो उनका घर देखकर ही हैरान रह गई। फिर मैंने देखा कि मेरी दोनों ही अरबी औरतें अच्छी और खुश अखलाक थीं। मैंने देखा कि उन्हें उर्दू समझ में तो आती है मगर वो बोल नहीं सकती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इशारों में समझा दिया कि मुझे क्या पका कर देना है। फिर मैं उनके किचन में चली गई, लेकिन किचन में जाते ही मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ है और उसमें ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरे शौहर इसीलिए इतनी सारी फिटकरी लेकर आते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी सोचने लगी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं। इस बारे में मैं उन अरबी औरतों से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस बारे में कभी भी किसी अरबी औरत से मत पूछ लेना। फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटों में खाना तैयार कर दिया और फिर मैं उस दूसरी अरबी औरत के घर में चली गई। वहाँ भी मैंने किचन में बहुत सारे फिटकरी को देखा, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अब तो मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगी। यहाँ पर मुझे खाना बनाते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि इतने में वो अरबी औरत किचन में आ गई और उसने एक फिटकरी का टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया था, क्योंकि उसका अंदाज को छुपाने वाला था। खैर, यहाँ पर मेरा पहला दिन था जो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं दोनों ही घरों में खाना बनाकर 5-6 घंटों में फारिग हो गई और फिर मैं अपने शौहर के आने से पहले ही घर में पहुंच गई। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल किए। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा काम बहुत अच्छा है और वो दोनों अरबी औरतें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी यह बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, लेकिन मैं अभी भी उस फिटकरी को लेकर परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं। जब मेरे शौहर ने मुझे गुमसुम सा देखा तो वो पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर मैंने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि मैंने किस तरह से दोनों ही अरबी औरतों के किचन में फिटकरी को देखा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह अरबी औरतें इस फिटकरी को किस काम में इस्तेमाल करती हैं। मेरी यह बात सुनकर मेरा शौहर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो अब मैं ही तुम्हें इसका पता करके बताऊंगा कि आखिर अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं। अब मेरे दिन यहाँ पर तेजी से गुजरने लगे और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी कि तभी मेरे शौहर दफ्तर से घर आए और आते ही मेरा हाथ पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देता हूँ और तुम्हें इस फिटकरी का राज बता देता हूँ। लेकिन यह अरबी औरतें नहीं चाहती हैं कि उनका यह राज किसी को पता चले, क्योंकि इनके यहाँ पर इस फिटकरी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और यह इसे अपने तक ही मौजूद रखना चाहती हैं। फिर मेरे शौहर कहने लगे कि तुम्हें पता है हर इलाके में अपने कुछ रस्म और रिवाज होते हैं, इसी तरह से हर इलाके में अपने कुछ टोटके और इलाज भी होते हैं। यह अरबी औरतें जिस तरह से इस फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं उसके बारे में अगर पाकिस्तानी औरतों को मालूम चल जाए तो फिर उनके घरों में भी इस फिटकरी का ढेर नजर आने लग जाए। मैंने अपने शौहर को घूर कर देखा और कहने लगी कि अब बता भी दो इस राज को। फिर मेरी यह बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने आज तक अपनी 22 साल जिंदगी में इस फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल कभी नहीं सुना था। मैंने अपने शौहर से इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि मैंने अपने एक अरबी दोस्त से इसके बारे में पूछा है जो मेरे साथ में दफ्तर में काम करता है और ये वही अरबी शख्स है जिसको मैं पाकिस्तान से फिटकरी ला कर देता हूँ। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जैतून के तेल में कुछ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। फिर इस तेल को तकरीबन 2 महीनों तक रख दिया जाता है। फिर इस तेल में फिटकरी को भिगोकर रख दिया जाता है। फिर यह अरबी औरतें रोज रात को इस फिटकरी और तेल को इस्तेमाल करती हैं। यह अरबी औरतें हर रात अपने पेट में और अपनी नाफ में इसे लगाती हैं, क्योंकि इन अरबी औरतों का मानना है कि ऐसा करने से उनके यहाँ पर औलादे नरीना पैदा होंगी, यानी कि उनके यहाँ पर बेटा ही पैदा होगा।
यह बात मेरे लिए बहुत अनोखी थी, ऐसा मैंने पहली बार सुना था। लेकिन साथ ही मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ये अरबी औरतें इस बात को इतना ज्यादा छुपा क्यों रही हैं। तो यह सुनकर मेरे शौहर ने बताया कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी के अपने टोटके होते हैं। अगर यह अरबी औरतें इसे छुपा कर ना करें तो उनका यह अमल कामयाब नहीं होता है, इसलिए वो इसे सबसे छुपाती हैं। यह सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में अपने शौहर से कहा कि मेरे पास तो ना ही फिटकरी है और ना ही मुझे ये तेल बनाना आता है। मेरी यह बात सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे, बस मुझे तो औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उनकी यह सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने दूसरे मर्दों की तरह बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैं अभी तक उन दोनों अरबी घरों में काम कर रही थी। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी दोनों मालकिन हामिला हो गई हैं। अब मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखने लगी। फिर यहाँ पर हैरत की बात यह हुई कि उन दोनों ने बेटों को ही पैदा किया, यानी कि उन दोनों अरबी औरतों के बेटे ही पैदा हुए। शायद उनका बनाया गया तेल वाकई में काम कर गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में अल्लाह ने मुझे भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन मैंने कोई फिटकरी और तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी झोली में बेटा डाल दिया। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, यह सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम इंसान हैं कि अपने तौर तरीकों से बेटा ही हासिल करने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें भी कुछ ऐसे ही टोटके इस्तेमाल कर रही थीं। वो कहती हैं कि मैं इस बात को तो नहीं जानती कि सऊदी अरब में कितनी औरतें इस फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जहाँ तक भी मैंने देखा, ज्यादातर अरबी औरतों के घरों में फिटकरी मौजूद होती है। दोस्तों, क्या आप भी बेटा हासिल करने के लिए इस तरह की कुछ टोटके इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आपने भी अरबी औरतों के इस फिटकरी वाले टोटके को सुन रखा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं और आप अपनी राय जरूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।